हे गाइस, वेलकम एवरीवन। अकाउंटिंग प्रोसेस जो वो रिवाइज कर रहे थे, एक पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा पार्ट जो वो अभी करेंगे। तीव्रता से करेंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम और काफ़ी ज़्यादा जो वो आप क्विक रिकैप कर पाएँ। तो ट्रायल बैलेंस की बात करें, क्या ये ज़रूरी है? ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों बनाते हैं? अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। क्या ट्रायल बैलेंस में सारे एरर दिख जाते हैं क्या? नहीं, कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। सर कौन से दिखते हैं, कौन से नहीं दिखते हैं, अभी देख लेंगे। क्लियर है? क्या है ट्रायल बैलेंस? फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। लेजर के पर्टिकुलर डेट के बैलेंस जो वो दिखाता है। ट्रायल बैलेंस भी पर्टिकुलर डेट के बताता है, बैलेंस शीट भी पर्टिकुलर डेट के बताता है। P&L जो है वो पूरे साल भर का बताता है। इसीलिए P&L के अंदर क्या लिखा जाता है, जस्ट नीचे फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च। इस पीरियड जो 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, इसमें अगर ट्रेडिंग के अंदर परचेज लिखा है 2 लाख से, मतलब इस पूरे साल में 2 लाख की परचेज की है। अगर बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखे, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, बैलेंस शीट के अंदर अगर लिखा है फर्नीचर 50,000 से, इसका मतलब है कि 31 मार्च को 50,000 का है। चाहे 30 मार्च को हमारे पास कुछ भी नहीं था, 31 मार्च को ही खरीदा हूँ, तो भी हमारे लिए वो 50,000 शो होगा। अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, आगे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। 3 तरीके हैं सिंपल से। टोटल मेथड, जिसके अंदर जो भी लेजर है उनके डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल लिखते हैं। दूसरा बैलेंस मेथड, जिसके अंदर अगर डेबिट ज़्यादा है तो मतलब जो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे। टोटल और बैलेंस दोनों, तो उस केस के अंदर टोटल भी लिख देंगे और बैलेंस भी लिख देंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर उसको हम सस्पेंस अकाउंट से खत्म करते हैं तो उस केस के अंदर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, एक तरीके का टेम्परेरी अकाउंट होगा, जिसे हम क्या करेंगे, जैसे ही रेक्टिफाई करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में उसको सही कर दिया जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो सबसे पहले देखें कि एरर हो कहाँ कहाँ सकता है। सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, वहाँ पर गलती कर सकते हैं, फिर उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब कि लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं, उस वक्त गलत हो सकता है। लेजर के अंदर बैलेंसिंग गलत हो सकता है। क्लियर? और ट्रायल बैलेंस के टाइम भी हम गलती कर सकते हैं कि टोटल जो वो सही लिखा है नहीं लिखा। कितने तरीके के होते हैं? मेनली 3 तरीके के होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट किया। मान लीजिए किसी को कैपिटलाइज करना था और उसको रेवेन्यू लिख दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। मतलब जैसे मशीन खरीदते हैं तो मशीन जब तक रेडी टू यूज़ नहीं होती तब तक के खर्चे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। मान लीजिए इंस्टॉलेशन करवाया और इंस्टॉलेशन का खर्चा हमने क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट लिख दिया, तो हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को वॉयलेट किया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। अकाउंटिंग एरर ऑफ ओमिशन, हम भूल जाते हैं तो उस केस के अंदर वो एरर ऑफ ओमिशन होगा, जिसमें हम पूरी एंट्री भी भूल सकते हैं, लेजर के अंदर पोस्ट करना भी भूल सकते हैं। लास्ट जो है वो एरर ऑफ कमीशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। समझिएगा, रॉन्ग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कमीशन में क्या होगा, रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्या हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड के अंदर लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट के अंदर लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, इस तरीके की कोई भी एरर जो है वो होती है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उसे हम एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। क्लियर है? तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के वक्त तीनों में से कोई भी कर सकते हो। लेजर के अंदर पोस्ट करते वक्त आप क्या कर सकते हो, भूल सकते हो, या फिर आप कमीशन कर सकते हो, गलत कर सकते हो। और उसके बाद में जो है बैलेंस करते वक्त आप गलती कर सकते हो, मतलब टोटल जो बैलेंस किया वो आपने गलत कर दिया, मतलब जैसे 5,000 की जगह 6,000 कैलकुलेशन में कर दिया, इस तरीके से। और जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसका बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करते वक्त गलतियां कर सकते हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल हम बात कर चुके हैं, एरर ऑफ कमीशन कर चुके, ओमिशन कर चुके। कंपनसेटिंग एरर, ऐसे 2 एरर जो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या कर दिया, एक जगह 2,000 से किसी अकाउंट को ज़्यादा कर दिया, दूसरी जगह के कोई और अकाउंट को 2,000 से क्रेडिट ज़्यादा कर दिया। अल्टीमेटली डेबिट और क्रेडिट दोनों 2,000 से ज़्यादा हुए तो दोनों ने आपस में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे 2 एरर जो क्या कर जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को आपस में मैच करवा देते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कॉम्पनसेटरी एरर हो जाते हैं। एरर और उसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो डेबिट की जगह डेबिट ही कर रहे हो, अब मशीनरी की जगह अपन रिपेयर कर दिया है, रिपेयर की जगह मशीनरी कर दिया, डेबिट की जगह डेबिट है और क्रेडिट की जगह क्रेडिट है। अमाउंट अगर डेबिट और क्रेडिट का बराबर है तो उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस को कोई भी दिक्कत नहीं है। एरर ऑफ ओमिशन, पूरी एंट्री भूल गए, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा।
लेजर के अंदर पोस्ट करते वक्त गलती कर दी, तो क्योंकि एक ही साइड के अंदर या डेबिट में भूल गए तो डेबिट कम हो जाएगा, क्रेडिट में भूल गए तो क्रेडिट कम हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन के अंदर क्या होता है कि हम गलती करते हैं। रॉन्ग, अगर हमने सब्सिडी बुक के अंदर क्या कर दिया, रॉन्ग अमाउंट से कर दिया, तो सब्सिडी के हिसाब से लेजर के अंदर पोस्टिंग होगी दोनों साइड के अंदर। जैसे परचेज में 2000 की परचेज की थी, उसकी जगह 200 लिख दिया, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट में भी 200 आ जाएगा और जो सप्लायर है उसके अंदर भी 200 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक, सब्सिडी बुक जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे, उस वक्त हमने गलती कर दी, तो परचेज अकाउंट के अंदर तो गलती आ जाएगी, लेकिन उसका जो सप्लायर है उसके अंदर कोई गलती नहीं होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपका मिसमैच हो जाएगा। या फिर आपने गलत साइड के अंदर लेजर में लिखा है, गलत अमाउंट लिखा है, तब तो मिसमैच होना ही है। और कंपनसेटिंग एरर, उसका तो नाम ही ऐसा ही है कि एक दूसरे को आपस में एडजस्ट कर देते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस मिसमैच ना हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ट्रायल बैलेंस से पहले बना सकते हो, पहले एरर जो है वो सही कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप सही कर सकते हो, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद भी आप सही कर सकते हो। 3 स्टेज पे सही करते हो। सर तीनों स्टेज पे फर्क क्या पड़ेगा? अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले करते हो तो आपकी बुक्स में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है, आपको सीधा सा क्या देखना है कि क्या करना था और क्या कर दिया। जो करना था और नहीं किया उसको अभी कर दो, मतलब राम के अकाउंट को मान लीजिए डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो। श्याम के अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, कर दिया, जो नहीं करना था और कर दिया उसका क्या कर दो, रिवर्स कर दो। श्याम के अकाउंट डेबिट नहीं करना था मान लीजिए और कर दिया है, तो अब श्याम के अकाउंट क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाना उससे पहले, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने डेबिट साइड की टोटल की, क्रेडिट साइड की टोटल की, जो भी जिस साइड कम पड़ा उस साइड में आपने क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। तो उस केस के अंदर, क्योंकि अब आपकी बुक्स के अंदर सस्पेंस अकाउंट है, तो आपका जो भी रेक्टिफिकेशन होगा वो भी किसके जरिए होगा, सस्पेंस अकाउंट के जरिए होगा। तो जैसे आपने राम के अकाउंट के अंदर मान लीजिए राम को पैसा दिया और राम के अकाउंट के अंदर आपने 5000 की जगह 4500 लिख दिया, तो समझिएगा, जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, इस साइड की टोटल जो वो, एक सेकंड है ना, डेबिट साइड की टोटल मान लीजिए 50,000 थी और क्रेडिट साइड की भी 50,000 थी, सही तरीके से ये होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या कर दिया, राम के अकाउंट के अंदर एक अमाउंट जो 5,000 का था उसकी जगह 500 लिख दिया, तो 45 रुपये कम लिख दिया, तो अल्टीमेटली डेबिट साइड के अंदर 45 रुपये कम हो गए, तो 45 रुपये से वहां पर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, समझिएगा। इस साइड की भी टोटल एक्चुअल में 50,000 थी और इस साइड में भी एक्चुअल में 50,000 थी। राम का अकाउंट मान लीजिए यहाँ 5,000 से लिखा जाना चाहिए था, बाकी ये कुछ अमाउंट थे और बाकी कुछ अमाउंट थे, इस तरीके से। अब आपने क्या कर दिया, गलती से 5,000 वाले अकाउंट के अंदर मान लीजिए लेजर में पोस्टिंग या कहीं पे भी आपने गलती करके इसको क्या कर दिया था, 5,000 की जगह 500 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50,000 की जगह बैलेंस कितनी हो जाएगी, कम कितना पड़ जाएगा, 45 रुपये, मतलब कि 50,000 माइनस 4500 कितना हो जाएगा, 45,500, 45,500। तो यहाँ पर इस साइड के अंदर कम पड़ेगा, तो उतने से हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे 4500। अब फिर पता चला कि यार सस्पेंस, ये राम के अकाउंट को कम लिखा है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, राम के अकाउंट को डेबिट करना था। तो फिर वापस क्या कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट को हटा दोगे, तो क्या कर दोगे, टू सस्पेंस अकाउंट कर दोगे, और यहाँ पर क्या कर दोगे, राम के अकाउंट को 4500 से। तो आपने जो 4500 से कम किया था वो कर दोगे, और किसके जरिए करोगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अब वहां पर क्या आ चुका है, सस्पेंस अकाउंट आ चुका है। क्लियर है? यहाँ पर ये वाला जो है वो थोड़ा समझिएगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ट्रेडिंग एंड P&L के जो भी आइटम है वो सारे सारे क्या हो चुके हैं, राइट ऑफ हो चुके हैं, और बैलेंस शीट के जो भी आइटम है वो क्या है, अभी भी चल रहे हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर जो फर्नीचर, वो तो नेक्स्ट ईयर में फर्नीचर शो होगा, बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी है वो तो नेक्स्ट ईयर में मशीनरी शो होगा। लेकिन इस साल का मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस किया है, परचेज किया है, सेल किया है, वो तो सारे सारे अकाउंट आपके खत्म हो गए, सारे सारे ट्रेडिंग P&L में डाल के आपने क्लोजिंग एंट्री के जरिए उनको खत्म कर चुके हो। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर पता चला कि आपने क्या किया, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हुआ, ये मैं थोड़ा सा इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि जो और पहले जो क्लास के अंदर जो बताया था ना, उसमें पूरा मैंने डिटेल के अंदर नहीं बताया था,
तो मैं एक बार यहाँ पर आपको वापस, मतलब डिटेल में था लेकिन मेरे को लगता है कि उसमें और थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आएगा तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या हुआ समझिएगा। मान लीजिए पीछे वाले साल के अंदर एक्सपेंस अकाउंट जो वो आपने एंट्री 5,000 से कर दी थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। कैश वाले मान लेते हैं, सही है ना, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, या कैश में भी मान लेते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 ये आपने कर दी, और एक्चुअल जो था वो ये था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश जो था वो 6,000 से था। असेट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब असेट के अंदर तो नेक्स्ट ईयर के अंदर गए, नेक्स्ट ईयर के अंदर मान लीजिए कैश का बैलेंस जो वो 50,000 है। अब आपने 1,000 रुपये से कम किया, मतलब कि आपका 1,000 रुपये से कैश का बैलेंस कम है, तो आप क्या कर दीजिए, सॉरी कैश गया है ना, तो 50,000 की जगह एक्चुअल मान लीजिए बैलेंस कितना होना चाहिए था, 49,000। तो आप क्या कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर में 2 कैश कर दीजिए, कैश का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिएगा, अब नेक्स्ट ईयर के अंदर आप एक्सपेंस की जगह आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दें 1,000 रुपये से। रीजन क्या है, अगर एक्सपेंस अकाउंट 1,000 रुपये से डेबिट किया, मतलब ये क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के अंदर एज ए खर्चा शो होगा, जबकि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है क्या, नहीं, खर्चा है नहीं। अब बेचारा वो साल कहेगा कि मेरे को ये खर्चा क्यों दे रहे हो, क्लियर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, नेक्स्ट ईयर के अंदर जब भी एडजस्टमेंट किए जाते हैं तो पुराने जो भी, भाई एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी था कि इस पीरियड के खर्चे और इस पीरियड के इनकम ही लिखे जाने चाहिए इसके अंदर, लेकिन पीछे वाले साल का खर्चा नहीं लिखा, उसको भी लिखना जरूरी है। तो अब क्या करें, तो उसके लिए एक अलग से एस भी बनाया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जो क्या कहता है प्रायर पीरियड आइटम। अगर पीछे वाले साल की कोई गलतियां वो जो इस साल के अंदर आप करेक्ट कर रहे हो, तो करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, उनको इस तरीके से लिखिए ताकि आपके क्या हो जाए, वो अलग से शो हो जाए, आपको अलग से पता लगे। तो अब क्या करें, अब एक्सपेंस तो जैसे आपने 5,000 लिखा था या 6,000 जो भी लिखा था, अल्टीमेटली तो लास्ट ईयर में क्या हो गया था, P&L टू एक्सपेंस इस तरीके से लिख के आपने खत्म कर दिया था, 5,000 या जो भी अमाउंट था वो आपने खत्म कर दिया। अब 1,000 रुपये से एक्सपेंस लिखोगे, अगर आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस साल का खर्चे में 1,000 रुपये आप ज़्यादा लिख रहे हो, जो कि क्या है, गलत है। तो फिर क्या करें सर, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट जो वो ओपन करेंगे, जो अभी इनकम एक्सपेंस है उनकी जगह क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब इसके बदले में क्या हो गया होगा, 1,000 रुपये से आपने एक्सपेंस कम लिखा है या कोई भी डेबिट कम लिखा है, क्रेडिट कम लिखा है, तो अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट में क्या आया होगा, सस्पेंस अकाउंट आया होगा। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो पीछे वाले साल के अगर इन एक्सपेंस को कम लिखा है तो फिर इस साल में एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे। ये मैंने क्लास में भी जब लिखवाया था तो मैंने एक्सपेंस लिखा था, उसको जो है आप करेक्ट भी कर लीजिएगा, वो वैसे मैंने वापस क्लास जो करेक्ट करके भी अपडेट कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अगर एक्सपेंस को कम लिख दिया तो अब एक्सपेंस नहीं लिखोगे, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे टू सस्पेंस अकाउंट। अगर ज़्यादा लिख दिया तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। अगर इनकम कम लिख दी है तो इनकम कम लिख दिया तो क्या कर दोगे, इनकम की जगह अब क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट, और किसके जरिए लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट के जरिए लिखोगे। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, अगर ज़्यादा लिख दी है उस केस के अंदर कम करना है तो क्या कर दोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एसेट के अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। मशीनरी जैसे 50,000 की जगह आपने 10,000 ज़्यादा लिख दिए, कोई बात नहीं, मशीनरी का अकाउंट है, उसे कम करना है तो एसेट को क्रेडिट कर दो, ज़्यादा करना डेबिट कर दो, जिस भी तरीके से। P&L एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आएगा अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से ये जो है आप सही कर पाओगे। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री जो है वो क्या होती है, साल के लास्ट के अंदर, अब जैसे ट्रायल बैलेंस बना दिया, सब कुछ मैच हो चुका है, तो उस केस के बाद में क्या करेंगे, जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट है वो सारे के सारे आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। नॉमिनल मतलब जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी है वो क्या करोगे, खत्म करोगे। कहाँ खत्म करोगे, तो हम खत्म करेंगे उनको ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर करने के लिए। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है एक्चुअल में ये क्या है, आपकी एक ओपनिंग एंट्री, इसको तो यहाँ साथ में पढ़ने में आसानी हो जाती है इस वजह से।
अब हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट है, जैसे जिसका डेबिट बैलेंस उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट करके खत्म करोगे, जो क्रेडिट है उसका डेबिट करके खत्म करोगे। जैसे परचेज है, परचेज को क्या करोगे, परचेज को खत्म करना है तो परचेज को क्रेडिट कर दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दोगे। सेल्स जो है वो सेल्स को डेबिट कर दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इनकम जो है वो पीएनएल में खत्म होती है, तो इनकम के जो भी है क्रेडिट बैलेंस है उनको डेबिट करके उनको खत्म कर दो, किसके जरिए, पीएनएल अकाउंट के जरिए। एक्सपेंस जो है उसको भी पीएनएल के जरिए। क्लोजिंग स्टॉक के दो चीजें होती है, नॉर्मली अल्टरनेटिव वन ही होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक का अकाउंट नहीं बेचा रहेगा, जिसका अकाउंट नहीं उसका बैलेंस नहीं। समझ पा रहे हो, तो बैलेंस किसका होगा, जिसका अकाउंट होगा। स्टॉक का तो कोई अकाउंट ही नहीं है, खरीदा तो परचेज में लिखा, गया तो सेल्स में लिखा। समझ पा रहे हो बात। फिर भी क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो एक एसेट तो है, तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, एडिशनल एंट्री करके इसको लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहे हैं तब तो हम सीधा क्या डाल रहे हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही डाल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस तक आया ही नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद ही सीधा आया है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या करोगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाओगे फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ही ला रहे हो सीधा ट्रेडिंग के वक्त, तो आपके ट्रायल बैलेंस में ये शो नहीं होगा। और क्लोजिंग स्टॉक को आपने डेबिट किया, वापस क्रेडिट किया नहीं, अकाउंट खुला रहा, जिसका अकाउंट खुला रहेगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है, इस वजह से एसेट साइड के अंदर शो होगा। अल्टरनेटिव टू आप क्या करो, एडजस्ट भी कर सकते हो, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस से पहले ये एक एंट्री डाल दोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये परचेज से एडजस्ट हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट तो वैसा वैसा खुला रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर उसी तरीके से शो होगा, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। लेकिन ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले ही एंट्री पास करते हो भाई, ये ट्रांसफर की एंट्री नहीं है, समझिएगा, ये क्लोज करने की एंट्री नहीं है, ये नॉर्मल एंट्री के जरिए, तो आपके ट्रायल बैलेंस में भी ये शो होगा। क्लियर। प्रोविजन हम डिस्कस कर चुके हैं, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह हम बात कर चुके हैं किस तरीके से होता है। करंट एसेट क्या होती है, तो करंट एसेट शेड्यूल 3 क्या कहता है, ऐसी एसेट जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर रिकवर हो जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिस दिन पैसा गया उस दिन से पैसा आया उस दिन तक, मतलब जिस दिन रॉ मटेरियल खरीदा उसका पैसा दिया उस दिन से लेके हमने अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना के कस्टमर को सेल करके पैसा वापस रियलाइज किया, उस टाइम तक का समय, या फिर जो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर रियलाइज होने वाली वो हमारे लिए करंट एसेट हो जाएगी, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो हमारे लिए करंट एसेट होगी। नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर ये भी क्या होता है, एक्सपेक्टेड। अब हमने कोई एसेट जो वो सेल करने के लिए रखा लेकिन नहीं हुई सेल, तो क्या वो नॉन करंट हो जाएगी, क्या नहीं, वहां पर हमारा इंटेंशन देखा जाएगा। अगर हमारा इंटेंशन है कि उसे हम नेक्स्ट 12 महीने में सल्टाना चाहते हैं तो वो हमारे लिए करंट एसेट हो जाएगी। एसेट नॉन करंट कौन से होते हैं, जो करंट नहीं है वो नॉन करंट हो जाएगी। सर्टेन एडजस्टमेंट विद देयर ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर वगैरह, ये अपन ने एंट्रियां देख चुके हैं और लिख रखी है, तो एक बार आप वापस इसको देख लीजिएगा फटाफट फटाफट। क्लियर। गुड सेंट ऑन अप्रूवल, जैसे ही भेजा आप अलग से रजिस्टर में लिखोगे, लेकिन उसे सेल की एंट्री नहीं करोगे क्योंकि सेल नहीं हुआ, गुड्स ऑन अप्रूवल है। उससे पूछ रहे हैं कि भाई जब हाँ करे तभी होगा। समझ पा रहे बात, आपने अभी तक सिर्फ उसको खत भेजा है, उसका जवाब नहीं आया है। समझ पा रहे बात, तो क्या आप शादी की तैयारी कर लोगे क्या, नहीं, सीधी सी बात, अभी तक पता ही नहीं है ना। गुड्स आपने भेजा है लेकिन गुड्स जो वो अभी उसने ना हाँ कहा है ना कहा है, तब तक सेल की एंट्री करोगे क्या, नहीं। वो कह देता है ओके सेल की एंट्री डाल देना, वो रिटर्न कर देता है कोई बात नहीं, वापस अभी तक कोई एंट्री की नहीं है सेल की। क्लियर है। और लास्ट के अंदर अगर कुछ गुड्स जो वो कस्टमर के पास है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी एक क्लोजिंग स्टॉक की जगह हम क्या उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक विद कस्टमर। गुड्स यूज फॉर अदर देन सेल के अलावा कहीं पे भी यूज करते हैं, तो जैसे सैंपल के लिए दिया तो सैंपल टू परचेज हो जाएगा, चैरिटी में दिया तो चैरिटी टू परचेज हो जाएगा। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट अच्छे से डिस्कस किया था। कमीशन दो तरीके से होते हैं, एक तो कमीशन क्या होता है, एक तो लिखा जाता है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक लिखा जाता है 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जिस पे परसेंटेज लिखा उसे आप 100 मान लीजिएगा। 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 100, कमीशन हो गया 10, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना हो गया 90। इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। 10% प्रॉफिट ऑफ आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100, कमीशन 10, और प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो जाएगा 90, नहीं 110।
समझ पा रहे बात? बिफोर चार्जिंग कमीशन उसमें कमीशन लेस हो गया, आफ्टर चार्जिंग होगा। अगर वो कह रहा है 10% प्रॉफिट ऑफ आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन 100 मान लेंगे, 10 कमीशन हो गया। और बिफोर, ये क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत टाइम लगाया था, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पता होगा। अभी जो हम क्विक रिकैप कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिएगा पार्ट ए के अंदर बैलेंस शीट है, पार्ट 2 के अंदर इनकम स्टेटमेंट है, पी एंड एल जो भी है, ट्रेडिंग पी एंड। बहुत बार सिंपल सा क्वेश्चन वो सीधा ही पूछ लेते हैं, पार्ट ए के अंदर है बैलेंस शीट या पार्ट 2 के अंदर, क्या क्या चीजें ध्यान रखना, पर्सनल और बिजनेस इनकम, कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस वगैरह, ऑल इन्फॉर्मेशन सब मिल जानी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पता हो जानी चाहिए। असेट और लाइबिलिटी का अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो? अब लिक्विडिटी के हिसाब से कर सकते हो, तो जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो आपके लिए क्या होगी, सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले कैश आएगा, फिर कैश इक्विवेलेंट आएगा, फिर ऐसा जिसको आप जल्दी से पैसा कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो आएगा, और सबसे नीचे जो वो सबसे परमानेंट टाइप की आएगी कि भाई जो नहीं बिकने वाली, इस टाइप की। परमानेंस मेथड से अगर आप बनाते हो तो जो सबसे परमानेंट है उसको सबसे पहले लिखोगे। ये दो तरीके है कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा। असेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और इंटेंजिबल एसेट। करंट का अपन ऊपर बात कर ली थी, लॉन्ग टर्म जो करंट नहीं है वो नॉन करंट, और इंटेंजिबल जो आप जैसे छू नहीं सकते, कॉपीराइट पेटेंट वगैरह। रिजर्व और रिजर्व फंड, रिजर्व जो है वो क्या है, चार्ज नहीं है, अकोमोलेशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हम रोक के रख रहे हैं, वो हमारा रिजर्व है। फंड क्या हो जाता है, फंड जो है अगर वो पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, जब डिपॉजिट करते हैं तो वो फंड जो है यूज हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह, ये सारे सारे हमने डिटेल के अंदर बात कर रखी है। एक बार इन सब के आप ये जो पार्ट है वो इतना देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग एंट्री जो है वो क्या हो जाती है, नेक्स्ट ईयर के अंदर क्या कर देते हैं, इस साल जो क्लोजिंग एंट्री है उसका जस्ट नेक्स्ट ईयर के अंदर ऑपोजिट करके ओपनिंग एंट्री कर देते हैं। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है और किस तरीके से बनाया जाता है, सिंपल सी बात है, सीक्रेट रिजर्व बनाना, जैसे मुझे मेरी बुक के अंदर प्रॉफिट कम करना है, भाई रिजर्व बनाना मतलब क्या होना, प्रॉफिट कम करना। प्रॉफिट कम कैसे कर सकता हूँ, कोई एसेट की वैल्यू कम कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम शो होगा, और प्रॉफिट कम शो होगा मतलब अल्टीमेटली अपने आप से वो रिजर्व बन जाएगा। ऐसे रिजर्व को हम क्या कहते हैं, सीक्रेट रिजर्व। वैसे ये आज के टाइम में ऐसा करते नहीं है, लेकिन बुक्स में है तो है, अपने को पढ़ना है। क्लियर है, ये सारी बातें हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये पोर्शन आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। यहाँ पर रिवीजन जो है वो हम जल्दी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि डिटेल के अंदर अपन पहले देख चुके हैं।